नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 5 वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके पहले हम चैप्टर 2, 3, 4 के सभी लेक्चर्स का यूट्यूब में वीडियो डाल चुके हैं। पूरा क्रमशः है। अभी हमारा 5th चैप्टर शुरू हो रहा है और क्रमशः ही चलता जाएगा। दिसंबर माह में प्रयास करेंगे कि इसका कोर्स लगभग पूरा करा दें। तो आइए शुरू करते हैं। वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत। देख बच्चों, आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आप अपने मन में सोचना। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि हम आम का बीज लगाते हैं तो आम का पेड़ होता है, नींबू के बीज से नींबू का होता है, या जो बीज हम लगाते हैं उससे उसी का पौधा पैदा होता है। गाय की संतान गाय होती है, मनुष्य की संतान मानव होती है, जानवरों की जो जानवर होता है उसकी वही संतान होती है। आपने सबने देखा है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये सब होता है वंशागति के कारण। एक और प्रश्न पूछूंगी, आपने ये भी देखा होगा जैसे आम के बीज से आम का पौधा ही होता है। तो क्या ऐसा होता है कि जो बीज जिस पौधे से बना हो उस बीज से जो नया पौधा बनेगा हूबहू बिल्कुल आम के पेड़ जैसा पहले जैसा होगा? या ऐसा होता है कि जो हमारी संतान होती है वो क्या हूबहू फोटोकॉपी हमारी होती है, या हम और उनमें कुछ अंतर होता है? कुछ अंतर होता है, तभी तो लाखों करोड़ों लोग में भी हम किसी को पहचान जाते हैं ना। तो हमारे अंदर कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। समानताएं और विभिन्नताएं कहाँ से आती है? आनुवंशिकी के द्वारा आती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। केवल लक्षणों का जनकों से संतानों तक आना ही आनुवंशिकी नहीं है, विभिन्नताएं भी आती हैं उसके साथ साथ। तो आनुवंशिकी की परिभाषा के रूप में लक्षणों का जनकों से संतानों तक आना आनुवंशिकी है। इस शब्द को सबसे पहले दिया था W.F. वैटसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। और वंशागति के फादर कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने अथक 7 वर्षों तक लगातार मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। वो एक प्राध्यापक थे, जेनेटिक्स के और मैथ्स के प्राध्यापक थे, और उन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारे प्रयोग किए, उन्हें गणितीय आधार पर सिद्ध भी किया। और इसके लिए उन्होंने मटर का पौधा लिया और मटर के पौधे को उन्होंने, चर्च में पादरी भी थे तो वही चर्च में ही उन्होंने मटर के पौधे उगाए। और उनके कार्यों को उस समय तक लोग नहीं जान पाए क्योंकि उन्होंने इतने आगे तक की खोज कर डाली थी कि उस समय के लोग उनको किसी हद तक पागल बोल देते थे, समझ नहीं पाते थे क्योंकि तब तक वैसी खोज ही नहीं हुई थी। फिर बाद में ह्यूगर डी, शेरमार्क और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब उनके जाने के बाद अध्ययन किया तो फिर वो जाने कि उन्होंने जो बोला था मेंडल साहब ने वो सही बोला था। उसके बाद ही फिर जीन्स की खोज हुई और बहुत सारी खोज हुई, तब उनके परिणामों को प्रतिफल मिला। ठीक है। तो उन्होंने मेंडल साहब ने किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। मटर का पौधा उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय था, तो उन्हें जितने भी परिणाम देखने होते थे ना 1 वर्ष में ही मिल जाते थे। दूसरा, उसमें स्वपरागण होता था। स्वपरागण होने के कारण क्या होता है? शुद्ध पौधे मिलते थे, उनमें किसी तरह का संकर नहीं पाया जाता था। और मुख्य बात यह भी थी कि इसमें परपरागण भी किया जा सकता था, मतलब अपने आप ही स्वपरागण और दूसरे पौधे से भी इसको निषेचित परागण किया जा सकता था। इसके अलावा मटर का पौधा एक ऐसा पौधा था जिसमें एक ही लक्षण के 2 जोड़े पाए जाते थे, मतलब विपर्यायी लक्षण मीन्स अपोजिट लक्षण वाले बहुत सारे गुण थे। इसलिए उन्होंने किसका पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया। अब वो विपर्यायी लक्षण क्या थे जिसके कारण उन्होंने मटर के पौधे में अपने कौन से प्रयोग किए? संकरण के प्रयोग किए। ठीक है। तो उन्होंने 7 लक्षण दिए, वो क्या थे? तने की लंबाई। मटर का एक पौधा ऐसा था जो बहुत लंबा भी होता था और छोटा भी होता था। तो लंबा और घना। लंबे को उन्हें बड़ा टी से दर्शाया, छोटे को छोटा टी से। इसी प्रकार पुष्प 2 प्रकार के होते हैं मटर में। सामान्यतः हमने सफेद देखा है, लाल पुष्प भी पाया जाता है।
बीज का रंग कैसा होता है? मटर का बीज का रंग पीला भी होता है और हरा भी होता है। बीज का आकार गोल भी होता है और सिकुड़ा टाइप का छोटा छोटा होता है, वो भी होता है। फली का आकार हरा भी होता है और पीली फली भी पाई जाती है। फली मतलब मटर। फली का आकार फूला भी हो सकता है और सिकुड़ा जिसमें बीज बहुत कम होते हैं वो भी हो सकता है। और पुष्प की स्थिति इसमें कक्षस्थ और अक्षीय दोनों प्रकार की थी। ठीक है, अब उन्होंने इन लक्षणों को दो प्रकार में बांटा, या तो ये प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो डोमिनेंट क्या हुआ? जो लंबा होगा वो डोमिनेंट होगा और जो बौना होगा वो रिसेसिव होगा। इसी प्रकार से लाल पुष्प, पीला बीज, गोल बीज, हरा फली और फूला हुआ फली और अक्षीय पुष्प, ये सब उन्होंने प्रभावी लक्षण कहे। और इसके अपोजिट ये सब थे वो अप्रभावी लक्षण थे, रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संकर क्रॉस कराया। कैसा संकरण कराया? एक संकर संकरण, या फिर एक जीन की वंशागति उन्होंने कराई। ठीक है, अब एक जीन की वंशागति कराने के लिए उन्होंने क्या किया? मटर के उन्होंने क्या किया? एक जीन की वंशागति कराने के लिए उन्होंने क्या किया? बोना बॉन। एक जीन की वंशागति क्या होती है? जब दो पौधों के बीच किसी एक लक्षण के लिए विपर्यायी लक्षणों में संकरण कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण कराया जाता है। मतलब कोई एक लक्षण के आधार पर जब क्रॉस कराया जाए तो उसे सिंगल हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस या एक जीन की वंशागति कहते हैं। और चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे कॉमन जो उन्होंने लिया था, लंबा और बौना। उन्होंने लंबे पौधे में संकरण कराया। एक पौधा लंबा लिया, कैपिटल टी जहां भी लिखा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? लंबा। और स्मॉल टी जहां लिखा रहेगा उसे बोलेंगे बौना पौधा। तो ये कैसा है? लंबा और ये है बौना। इसके बीच उन्होंने संकरण कराया, मतलब उन्होंने परागण करा दिया। इस पुष्प के परागकणों को इधर भेज दिया। इनमें क्या कराया उन्होंने? संकरण। ये चिन्ह जब भी बताएंगे इसका मतलब होता है संकरण। हमने जो जनक पौधे लिए हैं, बड़ा टी और छोटा टी वाला, लंबा और बौना, तो इसको बोलते हैं जनक या फिर P1। P1 मतलब पेरेंट्स। ठीक है, इनमें जब उन्होंने क्रॉस कराया तो देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, संभावित क्या होता है? ये दोनों युग्मक में तो कौन सा युग्मक पहले है? मान लीजिए ये युग्मक आया और यहाँ से, दोनों में से एक एक आते हैं। संभावना या तो ऐसे आ सकते हैं, तो ये वाला आया तो कैपिटल टी, यहाँ से आया तो स्मॉल टी। इसी को उन्होंने फिर से ले लिया और ये वाला यहाँ से ले लिया, ऐसा हो सकता है। तो क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। थोड़ा समझ में आएगा, ये अलग रंग से करा। फिर उन्होंने क्या किया? फिर से क्या लिया? ये वाला कैपिटल टी लिया और यहाँ से पहला वाला ले लिया फिर से। तो फिर क्या आएगा? यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी। फिर उन्होंने संकरण कराया तो फिर कौन सा आया? कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। इस प्रकार जो संतति प्राप्त हुई उनमें क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, इसको उन्होंने कहा F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी या फिर इसे जनरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? ये F1 जनरेशन के दो पौधे ले लिए और इन दोनों में क्या कराया? स्वपरागण कराया। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। कोई भी दो पौधे ले लिए, मान लीजिए इन दोनों में कराया। अब जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो दूसरी पीढ़ी होगी। अभी हमें पहली पीढ़ी मिली है, अब इसमें हम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा। फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या है। देखिए क्या हो सकता है, इसके और इसके बीच में संकरण कराए तो ये यहाँ से ये आ सकता है, यहाँ से ये, मतलब क्या आएगा बेटा? देखना, यहाँ से क्या आया? कैपिटल टी, यहाँ से क्या आया? कैपिटल टी। समझना ध्यान से। फिर यहीं से हम लोग इसको ले लेते हैं कैपिटल टी और यहाँ से क्या आ रहा है? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दूसरा वाला क्या लेते हैं? गैमीट है। ये गैमीट के संभावित हो सकते हैं कि कैसे कैसे मिल सकते हैं अगर निषेचन है। ये स्मॉल टी आएगा, यहाँ से कौन सा आएगा? कैपिटल टी ही आएगा। तो हमेशा पहले कैपिटल को लिखते हैं फिर स्मॉल। ठीक है, इसका कराएंगे। अब क्या बच रहा है? इसका किससे करा सकते हैं? इससे। तो ये आया तो क्या आएगा? स्मॉल टी। और ये क्या आएगा? ये भी स्मॉल टी। समझ रहे हैं? अब क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा टी है, मतलब ये क्या होगा? लंबा। इसमें छोटा टी है तो ये कैसा होगा? बौना। ये पीढ़ी कौन सी होगी?
टी, मतलब ये कैसे हैं, संकर पौधे हैं जिसमें इसके लक्षण भी हैं और इसके लक्षण भी हैं, है ना। तो ये कैसा होगा मैं बता रही हूँ, पहले आप इसको समझिए। हमने जब बड़ा टी लिया था, मतलब लंबा और बौना पौधा में संकरण कराया था, तो हमको F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले थे वो सारे कैसे थे, ये सारे पौधे कैसे हैं, लंबे। सारे पौधे लंबे रहेंगे। क्यों रहेंगे लंबे, क्योंकि सब में बड़ा टी है। जब भी बड़ा टी उपस्थित होता है तो वो छोटे टी को अपना लक्षण दिखाने नहीं देता है हमेशा। तो जब भी बड़ा टी अगर है तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, मतलब लंबा लक्षण ही दिखाई देगा। तो F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबा लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। F1 पीढ़ी जब हम एक बौना, एक लंबा और एक छोटा, एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी रहता है, दमदार रहता है। जैसे जो दमदार होगा वही प्रकट होने देगा, जो कमजोर है उसको प्रकट नहीं होने देते F1 पीढ़ी में। ये कमजोर है तो ये प्रकट नहीं होता, सारे पौधे लंबे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये गायब हो जाए, कुछ ना कुछ तो इसका होता होगा। तो उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी के दो कोई भी पौधे ले लिए और उनमें आपस में परागण करा दिया। परागकण को दूसरे, एक पौधे के परागकण को दूसरे पौधे के परागकण में डाल दिए, मतलब उसमें क्रॉस करा दिया। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि उन्हें 3 प्रकार के पौधे मिले। एक तो लंबा लंबा मिला, दूसरा मिला जो छोटा मिला जिसमें दोनों टी छोटा थे, लेकिन 2 पौधे ऐसे मिले जिसमें लंबा छोटा दोनों थे। लेकिन ये दोनों पौधे भी कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, जब भी बड़ा टी रहेगा तो छोटे टी को वो प्रकट नहीं होने देगा बाहर से। बाहर से देखने में ये पौधे कैसे होंगे, संकर तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, लंबे। ये पौधा भी कैसा होगा, संकर होगा और लंबा। समझ पाए आप लोग बच्चों, संकर पौधे बने। तो उन्होंने ये बताया, मेंडल साहब ने बताया कि हम जो भी लक्षण लेते हैं पहली पीढ़ी में, जनक में जो भी लक्षण लेते हैं वो पहली पीढ़ी में भले ही प्रकट ना हो, लेकिन दूसरी पीढ़ी में हमने जो भी लक्षण लिए रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पृथक होगा ना ये। और प्रभाविता का नियम हमको पहली पीढ़ी में दिखाई दिया कि छोटा था लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रहा था। अब उन्होंने एक चीज और बताई, अब उन्होंने ये कहा कि ये सारे पौधे फिनोटाइप, मतलब बाहर से देखने से कैसे हैं, लंबे हैं। तो जो बाहर से दिखता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप, मतलब बाहरी शान और शौकत, धर्म हमारा कैसा है, कैसा रंग है, कैसी गाड़ी है, कैसे कपड़े पहने हैं, वो सब क्या है, फिनोटाइप। और हम अंदर से कैसे, वो है जीनोटाइप। अर्थात हमारे अंदर जीन्स का रेशो कैसा होता है उसे बोलते हैं जीनोटाइप, और बाहर से हम कैसे दिखते हैं उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये सारे पौधे बाहर से तो लंबे दिख रहे हैं लेकिन इनके अंदर में छोटे का गुण भी विद्यमान है। ऐसे ही इसमें ये पौधा बाहर से और अंदर से दोनों से लंबा है, ये पौधा बाहर और अंदर दोनों से छोटा है, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों इसका बौना है, इसका लंबा है। लेकिन इसका जीनोटाइप कैसा है, बाहर से तो लंबा है और अंदर से बौना भी है। तो उन्होंने कहा कि ये पौधा लंबा होगा तो 1:, ये दोनों पौधे भी लंबे होंगे 2:1। इसको अलग इसलिए किए क्योंकि ये लंबे हैं लेकिन संकर है, इसलिए ये 2 पौधे कैसे हुए, ऐसे, एक पौधा ऐसा, एक। तो ये है फिनोटाइप अनुपात, मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं। हमेशा पूछा जाता है बच्चों कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1:2:1। अब वो पूछेगा जीनोटाइप, मतलब वो अंदर से कैसे है, तो जीनोटाइप अनुपात जब पूछेगा तो आप लिखना 3:1। क्या लिखेंगे, 3:1। सॉरी, ऊपर नीचे लिखिए। ये है जीनोटाइप अनुपात, अंदर से जैसे ही ये जीनोटाइप है। और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, ये लंबा है, देखिए टीटी है, और ये भी लंबा होगा क्योंकि इसमें बड़ा टी है, ये भी लंबा होगा क्योंकि इसमें बड़ा टी है। तो ये तीनों बाहर से देखने पे कैसे होंगे, लंबे होंगे। इसलिए एक ये और ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 3:1, मतलब 3 लंबे
जीनोटाइप बनाओ तो फिर आप बता देना 3 में से 2 संकर लंबे होंगे और एक पूरा लंबा होगा। इस प्रकार उन्होंने एक संकर क्रॉस बताया और प्रभाविता का नियम भी हुआ। इसी में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम भी है। एक और बताएंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, वो जब हम द्विसंकर क्रॉस बताएंगे उस समय बता देंगे। थैंक यू।